Good morning, students. Welcome back to the class 11 Commerce subject Business Study. Today we are going with the lecture number 10 in chapter number 2 Forms of Business of Organization. Today we will cover sole proprietorship, merits and demerits, introduction of Hindu undivided family. So we will carry forward with the introduction. As in last video I said that features will be covered in today's video, but it is not possible today, so we will carry forward that features in next video itself. So let's begin with the sole proprietorships, merits and demerits. First point is quick decision making. As a sole proprietor, I completely enjoy my freedom to take any decision. मैं अगर इंडिविजुअल बिजनेसमैन हूँ तो मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है एडवांटेजेस। तो हमारे एडवांटेजेस में दिया गया है क्विक डिसीजन मेकिंग। पहला ही क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो मैं खुद ले सकता हूँ, इंडिविजुअली ले सकता हूँ, सोल एज अ सोल ले सकता हूँ। इट फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग एज देयर इज नो नीड ऑफ कंसल्टिंग अदर्स। मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मेरे को किसी और की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एज अ सोल प्रोप्राइटर मैं इंडिविजुअली अपना डिसीजन ले लेता हूँ, किसी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। Third point is here, he takes all major and minor decisions. Timely decisions helps him to take advantage of market opportunity as when they rises. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं छोटे बड़े बिजनेस डिसीजन जो होते हैं वो मैं इंडिविजुअली लेता हूँ और क्विक लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मैं अगर टाइम पे अगर राइट डिसीजन ले लेता हूँ तो मुझे मार्केट अपॉर्चुनिटीज में बेनिफिट्स मिलता है। मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा बिकॉज मैंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया। और जब राइट टाइम पे डिसीजन लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बेनिफिट करता है। कुछ नया टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, हम मार्केट में उतार दिया, और मार्केट में अभी तक किसी ने वैसा प्रोडक्ट नहीं बनाया था, मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एज अ सोल प्रोप्राइटर, my secrecy of success can be secured because no other people can interfere in my business, because I am the sole trader who takes decision on behalf of organization. किसी और की इंटरफेरेंस मेरे इसमें होती नहीं है, कोई मेरा बिजनेस को टेक केयर करता नहीं है, कोई मेरे बिजनेस में पैसा लगाता नहीं है। और मैं अगर अपना बिजनेस सक्सेसफुली आगे बढ़ा रहा हूँ तो वो मेरे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट या अपना सीक्रेट मेथड्स की वजह से मैं आगे हूँ। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मीनिंग यहाँ पर दिया है, द मेंटेनेंस ऑफ फुल सिक्योरिटी सिक्योरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस को सक्सेस करना हो तो आपका कोई एक यूएसपी ऐसा होना चाहिए जो सीक्रेट हो और यूनिक हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए। एज प्रोप्राइटर as proprietor has the sole decision-making authority, it enables him to retain all the information related to business operations confidentially. Sole trader is also not bounded by law to publish firm's accounts. नॉर्मली उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई अपना अकाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली एज एन पर्सन वो अपना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल बिजनेस कर सकता है, साथ साथ में सीक्रेट लेवल की बिजनेस में वो आगे बढ़ सकता है। एग्जाम्पल अगर आपको दें तो सऊदी अरब अरबेक, अरबेक का एक इंग्रेडिएंट, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता। आपको अगर वो प्रोडक्ट खाना है तो आपको यूके ही जाना पड़ेगा, सॉरी सऊदी अरब ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो बहुत सीक्रेटली बनाए जाते हैं वो बिजनेस के सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। एज अ सोल प्रोप्राइटर मेरी एक ऐसी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है जो किसी को पता नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट सीक्रेसी जो है अगर किसी को लीक हो जाए तो वो शायद फ़ायदा उठा ले। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एज एन इंडिविजुअल, एज एन सोल प्रोप्राइटर, मेरा बिजनेस ऑपरेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, साथ साथ में मेरी प्रॉपर्टीज जो है वो मुझे मेरे तक लिमिटेड है, और साथ साथ में मेरे बिजनेस के जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, सीक्रेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, डिसीजन अथॉरिटीज है, वो सब मेरे तक ही लिमिटेड है, मैं किसी और को शेयर नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 3 जब हम लोग देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के,
तो आता है डायरेक्ट इंसेंटिव, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना बिजनेस कॉन्फिडेंशियली करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी मैं एफर्ट्स लगाता हूँ उस एफर्ट्स के बेस पे मुझे इंसेंटिव या प्रॉफिट मिलता है. The proprietor enjoys all the profits of the business as there is no one else to share earnings of the business. Direct relationship between efforts and rewards encourage him to work hard and earn more. यहाँ पर बिजनेसमैन की तरह अगर हम सोचते हैं, अगर सोल प्रोप्राइटर की तरह सोचते हैं, तो मैं यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट अर्न करता हूँ वो मेरा है. वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एफर्ट्स दिए हैं, रिस्क लिया है और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ. तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट मेरे पास आएगा उतना ज़्यादा मेरे पास अर्निंग के चांसेस बनते हैं. मेरे हार्ड वर्क के रिलेटेड मुझे मनी मिलता है. Sense of accommodation. As a sole proprietor provides personal satisfaction to the people who want to be self-employed. As the proprietor is himself responsible for the success of business, it is not only providing him satisfaction but also creates a sense of accomplishment and confidence. मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस करता हूँ तो मैं अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करने के बाद में मैं अपने इसमें कॉन्फिडेंस लेकर आता हूँ. अगर मैं कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा हूँ तो मेरा बिजनेस के अंदर एक एकम्प्लिशमेंट होती है, मैं सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूँ. तो एज अ पर्सनल मुझे सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, मेरा बिजनेस सक्सेस होना ज़रूरी है. अगर बिजनेस सक्सेस है तो एज अ सोल प्रोप्राइटर मैं बिजनेस के अंदर नई नई क्रिएटिविटीज कर सकता हूँ, मेरे इसमें खुद का कॉन्फिडेंस आ सकता है, मैं खुद अपने बिजनेस को एनहांस कर सकता हूँ. तो ये कुछ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट के पॉइंट है. पॉइंट नंबर 5 जो है वो इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है, क्योंकि हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंडेड नहीं है, हमारे इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो मैं बिजनेस को कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ और कभी भी बंद कर सकता हूँ. तो ये कुछ मेरिट्स है सोल प्रोप्राइटरशिप के. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, तो वो है डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेस. मेरे पास जो सेविंग्स है या जो मैं बाहर से बोरिंग ला सकता हूँ या पैसे ले सकता हूँ उधार, वो लिमिटेड है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ और रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से मुझे बैंक लोन ज़्यादा नहीं देगा. द बोरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो लिमिटेड एज बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूट में हेजिटेट टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द सोल प्रोप्राइटर. मैं अगर अपना बिजनेस चालू करता हूँ तो मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, पहला रीज़न. तो उस रीज़न की वजह से भी मुझे बैंक लोन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे सकता. एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे सकता है, लाइक 15 डेज, 30 डेज, 40 डेज, 70 डेज, 90 डेज, इतने तक हमें लोन्स मिल सकते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड हम लोग को लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सोल प्रोप्राइटर है. हमारा बिजनेस अगर बंद हो गया तो बैंक को भी नुकसान हो जाएगा. ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटर इज जनरली अ स्मॉल साइज विद अ लो ग्रो रेट. हमें लोन नहीं मिल पाता है, हमें पैसा नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से एज अ सोल प्रोप्राइटर हमारा बिजनेस का साइज जो है वो लिमिटेड रह जाता है और साथ साथ में हमारी ग्रोथ भी नहीं होती. हमारी ग्रोथ होती है लेकिन बहुत स्लो स्लो होती है. तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास नहीं होने की वजह से हम लोग इसको डीमेरिट्स में रखते हैं या डिसएडवांटेजेस में रखते हैं. पॉइंट नंबर 2, लाइफ लिमिटेड लाइफ फॉर द बिजनेस कॉन्सेप्ट. यहाँ पे पॉइंट लिखा है, मैं उसको रीड करता हूँ फिर बाद में आपको बताता हूँ क्या है, क्योंकि ये पॉइंट हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा हुआ है. In the eye of law, owner and the business are concerned one and the same. So sole proprietor does not enjoy continuity of life. Illness, death, or insolvency of the proprietor affects the business and can lead us to the closure. अगर हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस एक लिमिट लाइफ है. क्या होता है कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, if I have started my business, then the person who is managing that business is the sole person who has a signatory, who has the benefits of all the things. Once he or she gets ill, or he or she gets died, or he or she gets huge losses, then the business will be shut off. तो यहाँ पर क्या है कि अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की है और अगर आपको डेथ फेस करना पड़ रहा है या आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा हाई है या आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं होने वाला. और वो कंटिन्यू नहीं होने की वजह से बिजनेस को इफेक्ट होगा, और बिजनेस को जब इफेक्ट होगा तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा.
इसलिए सेकंड पॉइंट दिया है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। थर्ड पॉइंट हम लोग चलते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने देखा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा है और मैंने इसका एग्जाम्पल आपको फीचर्स में भी दिया हुआ है, लेकिन इसको हम रीड करते हैं। द प्रोप्राइटर हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, he is liable for all the debts of the business. If business fails or debt extended the business assets, then creditors can recover their dues not only from the business assets but also from the personal assets of the proprietor. क्योंकि मैं सॉल प्रोप्राइटर हूँ तो मेरा बिजनेस भी चल रहा है, मैंने लोन्स लिए हैं, मैंने क्रेडिट्स लिए हुए हैं, मेरा बिजनेस कर रहा हूँ। इन केस अगर मेरा बिजनेस लॉसेस में चला गया या बिजनेस मेरा टोटली फ्लॉप हो गया, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो मेरा बिजनेस बेच के जो भी रिकवर अमाउंट कर सकते हैं करते हैं। अगर वो रिकवरी अमाउंट मेरे बिजनेस से नहीं आ पाया तो मेरे पर्सनल असेट्स को बेच के वो रिकवर कर लेंगे। This fear of unlimited liability adversely affects the innovation and expansion of business, as a wrong decision can create serious financial burden on the owner. और इसी की वजह से क्या होता है कि मैं अपने बिजनेस के अंदर कोई इनोवेटिव एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के बारे में सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा एक तो कम है और मैं ये भी ध्यान में रखता हूँ कि मैंने बहुत सारा चीज़ें उधार लिया हुआ है। अगर नुकसान हो गया तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा मेरे ऊपर और मेरा बिजनेस शायद बंद भी हो जाए। पॉइंट नंबर 4 इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे या तो अकाउंट्स आता है या तो फिर बिजनेस आता है या तो फिर मैं बिजनेस में कैसे सेल कर सकता हूँ वो मेथड आता है। मैं पूरे के पूरे यूनिट्स को हैंडल नहीं कर सकता एक ही टाइम पे। तो एज अ बिजनेसमैन मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास लिमिटेड मैनेजमेंट नहीं है या मैं अपने मैनेजरियल डिसीजन से अपने बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकता। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जरूर होगी। द प्रोप्राइटर हैज टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल अफेयर्स ऑफ बिजनेस। However, managerial ability of a single owner is limited as he can possess all the no, limited he cannot possess all the quality and not likely to be an expert in all matters of the business. तो यहाँ पर ऐसा भी है कि एज अ मैनेजर लाइबिलिटी में सिंगल ओनर हूँ, मेरा जो मैनेजरिंग थिंकिंग है जो वो लिमिटेड है, साथ साथ में मेरा बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मेरे पास कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है कि मैं हर क्वालिटीज को फुलफिल कर सकूं और मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं बाहर से कोई प्रोफेशन या एक्सपर्ट पीपल को लाके मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं। ऑल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज द ओनर कैन नॉट यूज सर्विसेज ऑफ प्रोफेशन एंड द एक्सपर्ट पीपल विच अफेक्ट्स द वर्क ऑफ हिज बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस के ऊपर जो इफेक्शन होता है उस इफेक्शन के हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है और उतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, इसलिए बिजनेस बंद हो सकता है। तो हमने 4 पॉइंट्स देखे डिमेरिट्स के और 5 पॉइंट्स हमने देखे मेरिट्स के। सो वी विल कंटिन्यू अवर न्यू टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, ह्यूमन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। अभी HUF क्या है? ये एक फैमिली बिजनेस है, एक पर्टिकुलर बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने इसको रजिस्टर्ड किया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के थ्रू, और मेरा बिजनेस क्या है कि मेरे घर के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता हो, न्यू बॉर्न बेबी भी क्यों ना हो, वो बिजनेस का एक ओनर है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। Hindu undivided family or joint Hindu family business is a unique form of business organization which is found only in India। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही अवेलेबल है। इट इज द गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। याद रखना कि यहाँ पे एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है ये बहुत पुराना बिजनेस है, लेकिन आपको अगर ये बिजनेस कंटिन्यू करना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू, 1956 एक्ट के थ्रू आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, it refers to the form of business organization wherein the business is owned and carried on by the members of Hindu undivided family। एक पर्टिकुलर फैमिली के जितने भी मेंबर है घर के अंदर वो सब इस बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं और इसको ओन्ड भी करते हैं। The basic of membership
इन द बिजनेस इज बर्थ इन द पर्टिकुलर फैमिली। आप बिजनेस के अंदर एंटर कैसे हो सकते हो? उस बिजनेस के अंदर एंटर होने के लिए आपको वहाँ पे बर्थ लेना जरूरी है, वहाँ पे बॉर्न होना जरूरी है। अगर आप बॉर्न होते हो तो आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर ऑफ द बिजनेस। 3 जनरेशन के लोग जो है वो बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द एल्डर मेंबर, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता और मैनेजर। घर का जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा वही ये बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा, कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा। और जो मैनेजर या कर्ता हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता वर्ड यूज ज्यादा आसानी से हो जाता है क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता ही होता है। कर्ता मीन्स एल्डर पर्सन ऑफ द मेल मेंबर। जो भी वो डिसीजन लेगा वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा घर के अंदर। घर के अंदर जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान है उसने जो डिसीजन लिया है वो सबको घर के मेंबर वालों को फॉलो करना पड़ेगा। तो बिजनेस में भी ऐसे ही है। ऑल मेंबर्स आर इक्वल ओनरशिप राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। घर के जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो सबके पास इक्वल राइट है कि वो घर की जितनी भी प्रॉपर्टी है सबके इसमें हिस्सा रखें। और हर जितने भी घर में लोग हैं वो सारे लोगों को हम लोग को पार्टनर्स के नाम से जानते हैं। आगे और कैरी फॉरवर्ड करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। यहाँ पे 2 सिस्टम है, 2 हिंदू लॉ सिस्टम है। पहला सिस्टम है दया भागा सिस्टम। अब दया भागा सिस्टम जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में फॉलो होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों को पार्टनर्स हो सकते हैं, दोनों ही बिजनेस के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भी एल्डर होगा वो डिसीजन ले सकता है, वो कर्ता बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिदाकाशरा सिस्टम। मिदाकाशरा सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल को छोड़ के सब जगह एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर को पार्टनर बन सकते हैं बिजनेस के, और मेल मेंबर ही यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया हो। We have completed today merits and demerits, and we have seen Hindu undivided family introduction. In next video, we will carry forward HUF's features, merits, and demerits. That's it for today. Thank you.